हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गाविन ने यान पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन ली ने सही वक्त पर आकर गाविन की पिटाई कर दी थी। लेकिन तभी ली को पता चला था कि यान को लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है, इसी वजह से उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें यान बाथटब में बैठी हुई दिखाई जाती है, जहाँ पे ली उससे कहता है कि यान से कहता है कि तुम उठ चुके हो, तुम्हें अब कैसा लग रहा है। लेकिन तभी यान ली का नाम लेकर रोने लग जाती है और फिर उसके गले लग जाती है, जिस पर ली कहता है कि अब सारी चीज़ें ठीक है, जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी यान ली से कहती कि मैं तुम्हारे इतने पास आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उल्टी जैसा नहीं हो रहा। आखिरकार मेरी बीमारी ठीक हो गई, अब मैं आदमियों के पास जा सकती हूँ और उन्हें छू भी सकती हूँ। जिस पर ली कहता है कि यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड झांग थी, जिसने कि तुम्हें एक ऐसी दवाई दी थी जिसकी वजह से तुम आदमियों के ज़्यादा पास नहीं जा सकती थी। अगर तुम ज़्यादा पास जाती तो तुम्हें उल्टी आने शुरू हो जाती थी। लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है, मैंने पहले से ही तुम्हारे गर्लफ्रेंड के पास से एंटीडोट ले लिया था और तुम्हें दे दिया था। जिस पर यान ली से पूछती है कि क्या इसी प्रकार की भी कोई दवाई होती है, और झांग नाका पे उसे भी गावियों के गुंडों ने पकड़ लिया था। जिस पर ली कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड की वजह से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, मैंने उसे जान से न मारकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और आगे जाकर कभी भी उसका नाम मेरे सामने मत लेना और अपने कपड़े भी बदल लो। नेक्स्ट सीन में हमें यानी एक कमरे में दिखाई जाती है, जहाँ पे वो जाते ही रोने लग जाती है और ली के साथ जो जो हरकतें की थी उनके बारे में सोचने लग जाती है, और सोचने लग जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन फिर भी ली ने मेरे साथ कुछ हरकत नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी और मेरा चेहरा उसके लिए काफी नहीं है? लेकिन तभी ली उसे पीछे से आवाज देता है, क्या तुम्हारा हो गया? जिस पर यान कहती कि मैं अभी अभी तो अंदर गई हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो। नेक्स्ट सीन में हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके ससुर बैठे हुए होते हैं और वही से ली और यान चुपचाप जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ली के ससुर को वो दोनों दिख जाते हैं और वो कहते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो और तुम चोरी छुप के अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम घर से बाहर थे। जिस पर ली बहाने बनाते हुए कहता है कि हम स्विमिंग करने के लिए गए थे। उस पर यान हामी भरते हुए कहते कि हाँ हाँ, हम स्विमिंग करने के लिए नदी में गए थे। जिस पर ली के ससुर कहते कि नदी में स्विमिंग करना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ली कहता है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों सेफली घर तो आ चुके हैं ना। नेक्स्ट सीन में हमें ली और यान उनके कमरे में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे यान कहती कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी ली कहता है कि क्या तुम सोने से पहले साफ सफाई नहीं करोगी? यान कहती कि क्यों ना तुम आज मेरे साथ मेरे बेड पे सो जाओ। लेकिन तभी ली को एक फोन आता है, जिसमें वो आदमी कह रहा होता है कि डॉक्टर ली, ऑफिसर जियांग के अंकल कैप्टन जियांग को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है जब वो मिशन पे थे। तब डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। हम अब म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में हैं, क्या आप आ सकते हैं? सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑफिसर जियांग कह रही होती है कि मेरे अंकल कैसे है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि बदकिस्मती से कैप्टन जैंग को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट से मार पड़ी है, इसी वजह से ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। हमारे बस में जो था हमने सारा ट्राई कर लिया। तभी ऑफिसर जियांग रोते हुए कहने लगती है कि मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि आप मेरे अंकल को बचा नहीं सकते। तभी हमें डॉक्टर के बाजू में ली की सास दिखाई जाती है, जो कि कह रही होती है कि हम डॉक्टर है, कोई भगवान नहीं है, और उनकी चोट भी बहुत ज़्यादा गंभीर थी, इसी वजह से हम जितना कर सकते थे उतना कर दिया, और बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उन्हें अब बचा नहीं सकते। जिस पर ऑफिसर जियांग चिल्लाते हुए कहती कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब के डॉक्टर को कुछ नहीं पता कि कैसे किसी की जान बचाई जाती है। हमें बस तब तक इंतजार करना है जब तक ली जाओ यहाँ पे आ नहीं जाता। तभी ली का नाम सुनकर ली की सास बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ पे आ जाता है, आ चुका होता है। ली आते ही कहते कि डायरेक्टर सन, पेशेंट कहाँ पे है, मुझे उनकी हालत देखनी है। जिस पर ऑफिसर सन कहते कि जियांग के अंकल इमरजेंसी रूम के अंदर है, क्या तुम उनका इलाज कर सकते हो? तभी ली आगे जाते हुए ऑफिसर जियांग से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आगे जाऊँगा और देखूंगा कि उनकी हालत कैसी है। ली आगे जा ही रहा होता है कि उसकी सास उसके सामने आ जाती है, जिस पर ली कहते कि मॉम, आप मेरे सामने क्यों खड़ी हो?
पेशेंट की हालत बहुत खराब है, मुझे जल्दी से जाके उनका इलाज करना होगा। जिस पर ली के सास कहते हैं कि तुम्हारी अभी भी हिम्मत है मुझे मॉम कहने की, और तुम्हारी ये भी आदत बन चुकी है कि तुम दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ और उनसे झूठ बोलो, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम इतने सीरियस पेशेंट का इलाज कर सकते हो। दूसरे लोगों को ये नहीं पता होगा कि तुम कितने यूजलेस हो, लेकिन मुझे पता है। जिस पर ली कहता है कि आपने मुझे कभी किसी का इलाज करते हुए नहीं देखा, लेकिन आपको दूसरों के बारे में बकवास बातें करना ही पसंद है। लेकिन तभी वहाँ पे ऑफिसर जियांग आ जाती है और ली की सास का शर्ट पकड़ लेती है और कहती है कि ली जाओ, वो डॉक्टर है जिसे कि मैंने बुलाया है। क्या मैं मेरे अंकल का इलाज करने के लिए किसी और डॉक्टर को नहीं बुला सकती, जबकि आप इलाज करने में सक्सेसफुल नहीं हो सके? आपको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आप बार बार रास्ते में आ रही हो। नेक्स्ट सीन में हमें ली दिखाया जाता है जो कि ऑपरेशन थिएटर में आ जाता है। लेकिन तभी ऑपरेशन रूम में खड़ा डॉक्टर कहता है कि तुम कौन हो? हम ऑपरेशन के बीच में, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम ऐसे ही कैसे बीच में आ सकते हो? लेकिन ली उस डॉक्टर की बातों को फुल्ली इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और फिर पेशेंट के पास चला जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जियांग बहुत ज़्यादा जख्मी हुए होते हैं। तभी वो डॉक्टर फिर से कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम इन लोगों को रोक नहीं सकती? ये एक इमरजेंसी रूम है और तुम इन सब लोगों को अंदर आने दे रही हो। जिस पर ली की सास कहती है कि मैं इन सब लोगों को रोक नहीं पाई, और फिर से वही डॉक्टर कहता है कि डायरेक्टर सुन, इसका क्या मतलब हुआ? जिस पर डायरेक्टर सन कहते हैं कि अगर तुम लोग इनका इलाज नहीं कर सकते तो किसी और को करने दो। लेकिन तभी ऑफिसर जियांग चिल्लाते हुए कहते कि इसका यह मतलब हुआ कि अगर पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। और फिर ली से कहते कि अगर तुम मेरे अंकल को बचा पाए तो तुम जो भी कहोगे वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली कैप्टन जियांग के पल्स चेक करने लगता है और फिर सिल्वर नीडल की मदद से कैप्टन जियांग का इलाज करने लग जाता है। जिस पर वहाँ पे खड़ा डॉक्टर कहता है कि ये तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, अगर ये इतनी इफेक्टिव होती तो हम अभी भी इसका इस्तेमाल ही करते। लेकिन ली उन डॉक्टरों से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, और फिर जियांग से कहता है कि मैंने इनका चेक किया और मुझे ये पता चला कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके दिल के धड़कन भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और इनके पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। और फिर ली वहाँ पे खड़े नर्स से कहता है कि जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी करो। जिस पर वो डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। पेशेंट की हालत ऐसी है कि उसके बॉडी के अंदर कोई ब्लड ही नहीं रह रहा। पेशेंट को बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर ली कहता है कि ये अच्छा होगा या बुरा हम ये बाद में देखेंगे, और फिर ऐसा कहकर सिल्वर नीडल की मदद से इलाज करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वेंटिलेटर दिखाया जाता है, जहाँ पे पेशेंट की दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, जिसे देखकर वही डॉक्टर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने कुछ सिल्वर नीडल की मदद से खून को बहने से रोक दिया। और फिर ली के साथ सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ली सचमुच में लोगों का इलाज कर सकता है या फिर हमने ही पहले से उसे गलत समझा था। वे ली नर्स से कहता है कि मुझे थोड़ी सी होमोस्टेटिक क्लिप ला के दो और मैं बताऊंगा कि कहाँ से खून बह रहा है, और पेट के अंदर जो ब्लड है उसे भी क्लीन करना होगा। तभी वो डॉक्टर हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, पेट के आजू बाजू के एरिया में जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ से होना बंद हो चुकी है, और उसे इतनी जल्दी कैसे पता चला? तभी फिर से ली नर्स से कहते हैं कि मैंने होमोस्टेटिक क्लिप ब्लीडिंग रोकने के लिए लगा दी है, तुम्हें बस यह करना है कि तुम्हें पेशेंट के सारे घाव भर देने हैं। तभी जियांग ली से पूछती है कि मेरे अंकल कैसे है? जिस पर ली कहता है कि उनकी हालत अब अच्छी है, लेकिन वो 3 से 4 दिनों तक बेहोश रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पेशेंट के पास बैठ करके रहता है। ये तो लेजेंडरी होली एक्यूपंक्चर ऑफ टाई टेक्निक है, जिसे देखकर ली कहता है कि यह आदमी कुछ और ही है, इसे विलुप्त हो चुकी होली ऑक्यूपॉइंट ऑफ टाई के बारे में पता है। लेकिन तभी वो आदमी ली से कहता है कि होली ऑक्यूपॉइंट ऑफ टाई ये तो बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुकी है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जिस पर ली कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तभी वो आदमी ली से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अचानक से आ गया, पहले मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने दो। मैं इस म्यूनिसिपल हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ और मुझे तुम्हें आक्यूपंचरिस्ट के तौर पर हमारे हॉस्पिटल के अंदर लेना है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? जिस पर ली कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा क्लिनिक है और मैं उसी क्लिनिक के साथ अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। जिस पर वो चेयरमैन शॉक होते हुए कहता है कि क्या, एक छोटा सा क्लिनिक?
तुम्हारी जैसे स्किल के तौर पर तुम्हें इतनी छोटी सी क्लिनिक में काम नहीं करना चाहिए, तुम हमारे हॉस्पिटल में काम करने के बारे में सोचो। और कहते कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, तुम हमारे हॉस्पिटल में तुम हमारे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर काम कर सकते हो और हम तुम्हें छोटे मोटे केस के लिए तकलीफ नहीं देंगे। इसके साथ तुम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का इलाज कर सकते हो और तुम बहुत लोगों की जान भी बचा सकते हो। और तो और ऑक्यूपॉइंट ऑफ ताई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के लिए, इसलिए तुम्हारी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? जिस पर ली कहता है कि मैं तो किसी और का इलाज करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुझे क्या पता था मुझे इतना अच्छा ऑफर मिल जाएगा, इसलिए मैं तैयार हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे खड़े ली की सास और वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं और वो डॉक्टर कहते हैं कि 2 लाख रुपए हर महीने, इतनी तो चेयरमैन की भी सैलरी नहीं होती। तभी चेयरमैन ली से कहते कि तुम्हें कैसे पता था कि सिल्वर नीडल की मदद से तुम ब्लीडिंग रोक सकते हो? अगर तुम नीडल को ऊपर नीचे लगाते तो पेशेंट की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती और शायद से वो बच नहीं पाता। जिस पर ली कहता है कि मैंने तो सिर्फ ब्लड का बहाव को स्लो किया था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक गई थी। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती तो भगवान भी आकर उन्हें नहीं बचा पाते। जिसे सुनकर चेयरमैन कहते कि यंग मैन, तुम्हारी टेक्निक तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी जियांग आगे जाते हुए कहते के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अंकल की जान बचाने के लिए। तभी डायरेक्टर सन ली से कहते कि अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। जिस पर ली कहते कि ये तो कुछ नहीं है, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। तभी फिर से डायरेक्टर सन कहते कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम्हारी सास ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे बता देना अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आई तो फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। तभी डायरेक्टर सन की ऐसी बातें सुनकर चेयरमैन ली की सास से कहती कि ये तुम्हारी गलती है सारी की सारी, तुम्हारा सन इन लॉ इतना टैलेंटेड है लेकिन फिर भी तुमने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे सन इन लॉ का छोटा सा क्लिनिक खोलने से अच्छा हमारे हॉस्पिटल में उसका करियर अच्छा बनेगा। जिस पर ली की सास कहती कि ली एक आदमी है, वो खुद के डिसीजन खुद ही ले सकता है और मैं उसके डिसीजन के बीच में नहीं आ सकती। लेकिन ली की सास अपने मन में कुछ और ही सोच रही होती है कि मैं चेयरमैन को नाराज नहीं कर सकती, उन्हें ली बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है। चेयरमैन फिर से ली से कहती कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस पे आओ, मुझे होली ऑक्यूपॉइंट ऑफ टाई के बारे में और भी जानकारी चाहिए। उसके बाद हमें ली की सास दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है कि हमें ली के बारे में और क्या क्या जानकारी नहीं है और हमें जल्दी से जल्दी कोई रास्ता खोजना होगा ली के साथ हमारा रिश्ता सुधारने का। यान तो पूरी पागल है, 2 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन उसे ली के बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हमें जियांग और ली दिखाए जाते हैं जहाँ पे जियांग ली से थैंक यू कह रही होती है, जिस पर ली कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कैप्टन जियांग के बारे में चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, उनके ऊपर जो सिल्वर नीडल मैंने लगाई है उसे कभी हाथ में लगाना, मैं अगली बार आऊँगा तब उन सिल्वर नीडल को निकाल लूँगा। और जब कैप्टन जियांग उठ जाएंगे तब उन्हें ये जड़ी बूटी दे देना, रोज़ डेली 2 से 3 बार देना है तुम्हें। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो और कैप्टन जियांग को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद जियांग ली से शर्माते हुए कहती के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैंने जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में तुम जो भी कहो मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ली कहता है कि ऑफिसर जियांग आप रिलैक्स हो जाइए, आप जैसे ही पहली बार मुझे जैसे मिले थे वैसे ही स्माइल कीजिए, इसकी कोई जियांग का इलाज करके उनकी जान बचा ली थी। जिस पर ऑफिसर जियांग ने ली को थैंक यू किया था और कहा था कि उस दिन एक गलत फहमी की वजह से मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जिस पर ली कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ बस मजाक कर रहा था। तो फिर ठीक है, मैं आज से चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बुला लेना। उसके बाद ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी सास उसे आवाज़ देती कि ली वही के वही रुक जाओ, लेकिन ली उसकी सास की कोई बात ना सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। जिस पर ली की सास कहती कि ली अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है क्या, वो अभी भी मुझसे नाराज़ है, मुझे जल्दी से यान से बात करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर पर दिखाया जाता है जहाँ पे ली की सास यान से कह रही होती कि यान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे ये बताओ कि ली कौन सा काम धंधा करता है। जिस पर यान कहती कि क्या ली कोई काम भी कर सकता है क्या। ली की सास कहती कि क्या तुम्हें पता है कि ली के पास बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिकल स्किल है। जिस पर यान कहती कि क्या ये कैसे हो सकता है, आप खुद भी तो एक डॉक्टर हो ना, क्या आपको पता नहीं होता अगर ली के पास कोई मेडिकल स्किल होती तो। जिस पर ली की सास कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ कि ली ने कब मेडिकल स्टडी कंप्लीट की थी।
यान कहती कि ली एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ पे कुछ उसे सीखने को मिला होगा। लेकिन मॉम, आप ऐसा अचानक से क्यों पूछ रही हो? जिस पर ली की सास कहती कि ली ने आज एक बहुत ज़्यादा जोखिमी पेशेंट का इलाज किया और इसी वजह से हॉस्पिटल के चेयरमैन ने उसे कंसल्टेंट के जॉब पर रख लिया और उसके महीने की सैलरी 2 लाख रुपए होगी। जिसे सुनकर ली के ससुर भी शॉक हो जाते हैं और कहती कि क्या 2 लाख रुपए? फिर रेहान अपनी माँ से कहती कि ये कैसे हो सकता है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जिस पर ली की सास कहती कि मैं कैसे गलती कर सकती हूँ, वो भी इतनी बड़ी बात पर। तुम तो ली के साथ 2 सालों से हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ली के बारे में कुछ नहीं पता। यान, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा हस्बैंड तो है ना। यान कहती कि ली ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पर यान के मॉम कहती कि तुम्हें ली के बारे में कुछ कैसे नहीं पता? हमने उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसकी बेइज्जती की। लेकिन यान, तुम्हें उसके साथ अपना रिलेशनशिप सुधारना होगा। वैसे भी तुम दोनों शादीशुदा हो और हम इसके बारे में फिर से कल बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें मिन से बोला हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पहली फिर से कैप्टन जियांग का इलाज करने आया हुआ होता है। और फिर ऑफिसर जियांग से कहता है कि नर्स कैप्टन जियांग का ख्याल रख रही है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन तभी ऑफिसर जियांग कहती है कि इस बार मैं उस आदमी को जरूर से अरेस्ट करूंगी जिसने मेरे अंकल को इतनी चोट पहुंचाई है। जिस पर ली कहता है कि तुमने अभी तक उस मुजरिम को पकड़ा ही नहीं है और तुम्हें यह भी नहीं पता कि उन पर किसने हमला किया था। जियांग कहती कि जब मेरे अंकल बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे तब वहाँ से वो मुजरिम भाग गया था। लेकिन तभी ली कहता है कि वो आदमी जिसने कैप्टन जियांग को इतने बुरी तरह जख्मी किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ट्रेन होगा। और तो और कैप्टन जियांग के बॉडी पर बहुत ज़्यादा गहरे घाव है, ऐसा लगता है कि ये पहले से ही ट्रैप बिछाया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसने भी किया है उसे इस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर जियांग पहले से ही वापस हो चुकी होती है, जिसे देखकर ली कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें ली डायरेक्टर बीन के घर के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी पत्नी ली को ग्रीट करने के लिए खड़ी हुई होती है। तभी ली कहते हैं कि मिस, आप पूरी तरह से हिल हो चुके हो और आपके चेहरे पे से जो दाग लगे थे वो भी पूरी तरह से मिट चुके हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर बीन की पत्नी कहती कि फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो, मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन भर इंतजार कर रही थी। ली कहता है कि मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तभी डायरेक्टर बीन की पत्नी किसी को आवाज़ देते हुए कहती कि शाओ हमारे यहाँ मेहमान आए, इसलिए उनके लिए पानी लेकर आओ। तभी ली उनसे पूछते हुए कहता है कि मिस, क्या आपके घर पर भी कोई लोग आए हैं? इस पर वो कहती है कि मेरी भतीजी शाओ, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जान पहचान कर लो। जिस पर ली कहता है कि आप मेरे साथ मजाक करना बंद कीजिए, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैंने सुना है कि जियांग फैमिली तुम्हारे साथ बड़ी बुरी तरह पेश आती है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करती है। तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी इतनी बुरी हालत में क्यों रहते हो? तुम अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने के बारे में सोचो, और मेरे पति भी तो हेल्थ डिपार्टमेंट में है। तुम्हारी मेडिकल स्किल के साथ तुम अगर हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाओगे तो वो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जिस पर ली कहता है कि मिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मैं डिवोर्स लेने के बाद आपकी भतीजी से शादी करूंगा तो फिर ऐसा होगा कि आपकी भतीजी मेरी दूसरी बीवी होगी और मुझे ये अच्छी बात नहीं लग रही। जिस पर डायरेक्टर बीन की पत्नी कहती कि मैं तो सिर्फ तुम्हें एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, हम बाकी चीज़ों के बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। फिर वो कहती कि शाओ, यही है लीसा जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था। उसके बाद हमें शाओ दिखाई जाती है, जो कि कह रही होती कि ली, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। शाओ को देखने के बाद ली अपनी इमेजिनेशन में अपनी पास्ट लवर को इमेजिन करने लगता है, जो कि बिल्कुल शाओ की तरह दिख रही होती है। और फिर कहता है कि ये तो बिल्कुल यूनियन की तरह लग रही है, और ऐसा कर कर वो शाओ का हाथ पकड़ लेता है और फिर ली रियलाइज कर लेता है कि उसने क्या कर दिया, और फिर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ये ऐसी बात है कि तुम बिल्कुल ही मेरी एक फ्रेंड की तरह लग रही थी, जो कि बहुत पहले मेरे साथ थी। तभी हमें शाओ दिखाई जाती है, जो कि ली की हरकत की वजह से पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल पड़ जाती है और शर्मा कर ये कहकर जाने लगती है कि मैं एक और पानी का ग्लास भर कर लाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें तीनों एक जगह पर बैठे हुए दिखाई जाते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर बिन की पत्नी ली से कहती कि ली, तुम मेरे भतीजी के बारे में क्या सोचते हो? क्या वो सुंदर है?
जिस पर ली कहता है कि सुंदर क्या, वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन फिर से डायरेक्टर बीन की पत्नी कहती है कि शाओ अभी सीनियर ईयर में है, इसलिए थोड़ा साल तक इंतजार करो और फिर देखो वो कितनी ज्यादा सुंदर हो जाती है। जिस पर ली कहता है कि सीनियर ईयर ये तो बहुत ज्यादा यंग है। वो फिर से कहती कि शाओ पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी जब उसका एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाएगा और वो एडल्ट बन जाएगी, उसके बाद उसे आपका गाइडेंस लगेगा। मुझे तुम्हारी ट्रीटमेंट पे पूरा भरोसा है। मेरी स्किन की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई जब तुमने मेरा इलाज किया था। जिस पर ली कहता है लेकिन फिर भी आपको पूरी दवाइयाँ और मेडिकेशन कंप्लीट करना होगा, तभी आप पूरी तरह से ठीक होंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई दरवाजे पे आया हुआ होता है, जिस पर डायरेक्टर बिन की पत्नी दरवाजे के पास जाने लगती है और शाओ ये कहकर जाने लगती है, मैं अपने ऊपर वाले रूम में जा रही हूँ क्योंकि ये सारी लेडीज जब भी मिलती है तब बहुत ज्यादा शोर होता है और अगर तुम्हें नीचे रहना अच्छा नहीं लगे तो तुम मेरे रूम के अंदर आ सकते हो। और फिर शाओ के जाने के बाद ली अपने मन में सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल ही यूनून की तरह दिख रही है जो कि मेरी पिछले जन्म की लवर है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? तभी हमें दिखाई जाती है कि वो सारी औरतें वहाँ पे आ चुकी होती है जो कि कह रही होती है कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी कैसे हो गई, क्या तुम्हारे हस्बैंड का इसके पीछे हाथ है? और दूसरी औरत कह रही होती कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी हो। तभी हमें उनमें से एक का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वाइफ होती है क्यून, जो कि कहती है कि हुई मुझे लगा नहीं था कि तुम एक लड़के को अपने साथ खेलने के लिए बुलाओगी। और गाइस ये ऐसे वैसे खेल के बारे में नहीं, एडल्ट वाले खेल के बारे में बात कर रही है। जिस पर हुई यानी डायरेक्टर बीन की पत्नी कहती है कि तुम ऐसे क्या बात कर रही हो, ये डॉक्टर है ली जाओ जिसको कि मेरे पति ने बुलाया है। तभी हमें दूसरी औरत का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर ऑफ एनजू फूड की वाइफ होती है लुई रोंग, जो कि कहती है कि मैं यकीन नहीं करती कि कोई इतना यंग भी डॉक्टर हो सकता है। नेक्स्ट हमें ओनर ऑफ ब्लूम कॉस्मेटिक का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि होती है टाओ रुई, जो कि कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हुई का ये एक बॉय टॉय है जिसके साथ ये रात भर खेलती है। जिस पर डायरेक्टर बीन की पत्नी यानी मिस हुई कहती है कि तुम सारे के सारे बहुत घटिया किस्म के हो। ली जाओ के पास बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिकल स्किल है और यह तुम पर है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हो या नहीं। और फिर मिस रुई सबका इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती है कि यह है क्वीन और यह है लुई रोंग और टाओ रुई। जिस पर ली कहता है कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी ली का इतना शांत स्वभाव देखकर वो तीनों शॉक हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये इतना शांत कैसे है? हम इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज और बड़े बैकग्राउंड से लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा। ये लड़का हमारा बैकग्राउंड जानने के बाद थोड़ा सा भी शॉक नहीं हुआ। तभी ली अपने मन में सोचने लगता है कि जबकि मैं एक क्लिनिक खोलने वाला हूँ तो वो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे। और रही बात एनजू फूड की तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी है फूड इंडस्ट्री में और एलिगेंट ब्लूम कॉस्मेटिक एक स्टार कंपनी है जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है। नेक्स्ट सीन में क्यून ली के पास आ जाती है और कहती है कि हे प्रीटी बॉय, तुम बीमारी जो ठीक करते हो वो तुम कौन कौन से एरिया में स्पेशलाइज हो? जिस पर ली क्यून के पास जाते हुए कहता है कि मैं ऊपर से नीचे तक हर एरिया की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, चाहे वो प्राइवेट पार्ट में भी क्यों ना हो। और रही बात आपके सबसे बड़े गुस्से की जो कि आपके प्राइवेट पार्ट से ही जुड़ा हुआ है, मैं उसे भी ठीक कर सकता हूँ। तो गाइस और आपका गुस्सा सबसे ज्यादा उसी चीज को लेकर है। मिस क्यून ली से कहते कि तुम टर्की के तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस क्यून किसी आदमी के साथ बेड पर कुछ कर रही होती है और गाइस आप देख ही सकते हो कि क्या कर रही होती है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं इतनी उम्र होने के बाद भी किसी 30 साल के जवान से कम नहीं हूँ। तभी मिस क्यून कहते कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, थोड़ा धीरे धीरे करो। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखा जाता है जहाँ पे ली मिस क्यून से कह रहा होता है कि आपका क्या मतलब है, मैं तो आपके चेहरे पर जो दाग और झुर्रियाँ है उसके बारे में बात कर रहा था। मिस क्यून ली से कहती है क्या तुम मेरे चेहरे पे से झुर्रियाँ और वो दाग गायब कर सकते हो? जिस पर ली कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ एक शर्त लगा सकती है। मिस क्यून कहती कि बोलते लो तुम किस चीज़ पर शर्त लगाना चाहते हो? जिस पर ली कहता है कि मुझे 1 घंटा दीजिए, अगर मैं आपके चेहरे पे 100 धब्बे और झुर्रियाँ न गायब कर पाया तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं किसी भी तरह।
जिस पर मिस क्यून कहती कि क्या मैं जो चाहे वो सजा दे सकती हूँ। ली कहता है कि आपने सही कहा, तो फिर आप इस शर्त के बारे में क्या सोचती है। जिस पर मिस क्यून कहती कि बहुत अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, अगर तुम इस शर्त को जीत गए तो तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन अगर तुम इस शर्त को हार गए तो याद रखना। फिर ली मिस क्यून का अपनी इमॉर्टल स्पिरिट की आई की मदद से चेकिंग करने लगता है, जिसे देखकर मैं मिस क्यून अपने मन में कहती है कि ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं घबराता, और तो और इसने मुझसे शर्ट भी लगा ली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पागल है या फिर इसके पास सचमुच में मेडिकल के स्किल है। फिर ली कहता है कि मैंने मेडिसिन और जड़ी बूटियों का ऑर्डर कर दिया है, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक फार्मेसी उसे डिलीवर नहीं कर देती। फिर मिस हुई ली से कहती कि अरे अगर मुझे पता होता कि तुम अपने मेडिकल की स्किल दिखाने वाले हो तो मैं पहले से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिसिन और हर्ब ले आती। जिस पर ली कहता है कि ये तो सारा अचानक से हो गया, इसलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेडिसिन और हर्ब आने के बाद ली अपनी दवाई बनाने शुरू कर देता है, और फिर कहता है कि मिस क्यों आपकी स्किन ड्राई है और आपके बॉडी में हीट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी जड़ी बूटी डाली है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की हीट थोड़ी कम हो जाए। जिस पर मिस क्यों कहती कि तुम करने क्या वाले हो। ली कहता है कि मैं एक फेस मास्क बना रहा हूँ, आपको बस इसे ट्राई करना है और आपको सारे इसके इफेक्ट पता चल जाएंगे। जिस पर मिस क्यों कहती कि तुम ये कह रहे हो कि मुझे वो फेस मास्क मेरे चेहरे पर लगाना है, भूल जाओ उसे, मैं ऐसी घर पर बनी चीज को अपनी स्किन पर नहीं लगाने वाली हूँ। जिस पर मिस क्यून पर चिल्लाते हुए कहती कि तुम्हें अगर ली पर भरोसा नहीं है तो इसका ऐसा मतलब होगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और फिर मिस हुई ली के हाथ से उस दवाई का बॉल ले लेती है और अपने चेहरे पर लगाने लगती है। जिस पर मिस क्यून कहती कि ये बच्चा कौन है, तुम इतना भरोसा उस पर कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें सचमुच में उस पर इतना भरोसा करना चाहिए। मिस हुई कहती है कि क्या भरोसा, मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है ली पर। ली ने मेरे चेहरे पे से इन्फेक्शन को ख़त्म किया, अगर मैं ली पर भरोसा नहीं करती तो फिर मैं किस पर भरोसा करूं। फिर हमें ली दिखा जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मिस हुई मेरी मदद करने के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रही है। उसके बाद हमें मिस क्यून दिखाई जाती है जो कि कह रही थी कि ठीक है तो फिर मैं भी इसे ट्राई करती हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर मिस हुई कहती कि क्या सिर्फ मेरे लिए, अगर तुम इसके फायदों के बारे में जानोगी तो तुम हैरान हो जाओगी, और फिर अगर तुम ली के सामने भीख भी मांगोगी तो भी वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जिस पर मिस क्यून कहती कि ओ तो फिर ये पहले से ही तुम्हारे घर का मेंबर बन चुका है, तुम रात को अपने मजे के लिए ली का इस्तेमाल करती हो, इसी वजह से तुम इसकी इतनी ज़्यादा साइड ले रही हो। जिस पर मिस हुई कहती कि तुम अपना दिमाग गटर में से बाहर निकालो, मैं ली को रिस्पेक्टेड जूनियर के तौर पर देखती हूँ। फिर ली उन दोनों से कहता है कि आप दोनों को कैसा लग रहा है अब। मिस क्यून कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे चेहरे पर भी ठंडक महसूस हो रही है। मिस हुई कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा पूरी तरह से साफ हो चुका है। उसके बाद ली मिस हुई के पास जाता है और उनके चेहरे पे से फेस मास्क को निकालने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस हुई का चेहरा फेस मास्क की वजह से बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, जिसे देखकर बाकी के मिस हुई के दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें ली दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे जितना अच्छा लगा था ये उतना अच्छा बनानी है, इसलिए मुझे अपने रेसिपी में कुछ ज़्यादा बदलाव करने होंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस क्यून ने भी अपना फेस मास्क निकाल लिया होता है और अपना चेहरा आईने में देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस हुई की दूसरी फ्रेंड टाउरुई ली से कहती कि मिस्टर ली क्या आप मुझे ये अपनी रेसिपी बेचना चाहोगे, और फिर वो कहती कि मुझे पहले के लिए माफ़ कर देना, मैंने आपको नल्ला समझा था। जिस पर ली कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद हमें मिस हुई की तीसरी फ्रेंड लुई रोंग दिखाई जाती है जो कि ली का वो फेस मास्क लगाने वाली थी, लेकिन ली कहते हैं कि मिस लुई आप रुक जाइए। जहाँ पे लुई रोंग कहते कि आप तो एक जीनियस हो डॉक्टर ली, और आपका फेस मास्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्राई करना है। ली कहता है कि मिस लुई ये फेस मास्क मैंने सिर्फ मिस क्यून के लिए बनाया है और सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए ये फेस मास्क आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। मैं जब आपकी पल्स रीड करूँगा तब आपके लिए भी ऐसा मास्क बना पाऊँगा। जिस पर टाओरुई कहती कि मिस्टर ली तो भी इसका मतलब है कि सबके लिए एक अलग अलग मास्क लगेगा।
जिस पर ली कहते हैं कि आपने सही कहा, ये एक कस्टम मास्क है। मैंने ये मिस क्यून की बॉडी टाइप और स्किन को देखते हुए बनाया है, इसलिए ये सारे लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक ऐसा मास्क बनाऊंगा जो सारे लोग मिलकर इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जिस पर टाओरी अपने मन में सोचती कि इसका मतलब ये हुआ कि इस मास्क को हम कंपनी में भी बना सकते हैं और इसे बाजार में जाकर बेच सकते हैं। उसके बाद ली मिस क्यून की तरफ जाता है और कहता है कि आप हमारी शर्त के बारे में तो नहीं भूल गए। जिस पर मिस क्यून कहती कि डॉक्टर ली, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इतनी कम उम्र होने के बावजूद। मैं खुशी खुशी अपनी हार मानती हूँ। जिस पर ली कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर गाइस, वीडियो मिस लुई, आपको मैंने जो मास्क बनाया है वो ट्राई करना था ना। जिस पर लुई रोंग कहती कि हाँ हाँ मुझे ट्राई करना है। उसके बाद हमें सारे लोग एक जगह पर बैठे हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद मिस हुई वहाँ पे बैठे सारे लोगों से कहती कि जैसा कि मैंने कहा था कि ली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन तुम ही लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं किया था। जिस पर मिस क्यून कहती कि मैं गलत थी, मैंने ली को गलत समझा। डॉक्टर ली के मास्क की वजह से मेरे चेहरे पे जो झुर्रियाँ थी और जो धब्बे थे वो सारे गायब हो गए। उसके बाद लुई रोंग मिस क्यून से कहती कि जल्दी मुझे भी आईना दो, मुझे भी अपना चेहरा देखना है। और फिर अपना चेहरा आईने में देखते हुए कहती कि डॉक्टर ली, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। क्या आप मुझे रेसिपी बेचना चाहोगे इस फेस मास्क की, और क्या बाद में आप मेरा भी इलाज करोगे। जिस पर ली कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मना करना होगा, क्योंकि सारी जड़ी बूटियाँ और दवाइयों को मिक्स करना और उन्हें ग्राइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। जिस पर लुई रोंग कहती कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम नंबर तो एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम एक दूसरे के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। और जबकि ड्रैगन बोट फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, तो फिर मैं हमारे यहाँ की राइस डम्पलिंग आपको गिफ्ट के तौर में भेजूंगी। जिस पर ली कहता है कि आपका शुक्रिया। तो फिर मैं आपका कॉन्टैक्ट स्कैन कर लेता हूँ। और मैंने ये सुना है कि आपके यूनजू फूड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जिसे कि आम आदमी खरीदने की सोच भी नहीं सकता। उसके बाद टाओरू ली के पास आ जाती है और कहती है कि मिस्टर ली, जबकि आपके मास्क बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट है, तो फिर क्या आपने इन्हें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर तैयार करने और बेचने के बारे में कभी सोचा है। अगर मेरा ब्रांड एलिगेंट ब्लूम अगर इस फेस मास्क को मार्केट में लॉन्च करेगा तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा तेल का मचा देगा। जिस पर ली कहता है कि मैं पहले से ही यही करना चाहता था। तभी टाओरुई कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जल्दी एक नई कंपनी शुरू करूंगी। मैं आपके प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर करूंगी। आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिकल स्किल है और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और हमारी कंपनी से जो फ़ायदा होगा वो हम 80-20 में डिवाइड करेंगे। आप 80% रख लीजिए और मैं 20% रख लूँगी। और आप चिंता मत कीजिए, हम इस प्रोजेक्ट पर जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर देंगे। जिस पर ली कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं सारी रेसिपी आपको लिख कर दे देता हूँ। उसके बाद टाओरुई अपने सेक्रेटरी के साथ फ़ोन पर बातें करने लग जाती है और ली एक नोटबुक में अपनी सारी रेसिपी लिखने लग जाता है। उसके बाद हमें मिस क्यून का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहे थे कि जबकि आपने डॉक्टर ली की मदद किसी न किसी तरह से की है, तो फिर मुझे भी कुछ करना है। जिस पर मिस हुई कहती कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ली को बस एक क्लिनिक ओपन करना है। लेकिन तभी ली रेसिपी लिखते हुए कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और फिर मैं आपके पास ले आऊँगा उन डॉक्यूमेंट को। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बाद में थोड़े और फेस मास्क आपको बना के दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली जाने की तैयारी कर रहा होता है। जहाँ पे मिस हुई ली से कहती कि ली तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम क्यों नहीं शाओ को थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने के लिए ले जाते। जिस पर ली कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें शाओ को शांति से पढ़ाई करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी थोड़े से महीनों में एंट्रेंस एग्जाम होगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली कार में जा रहा होता है और वो शाओ के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो भी इस दुनिया में आ चुके हैं या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। उसने कहा था कि वो मेरे लिए इंतजार करेगी, मुझे शांत होना होगा। तो गाइस, ली अपने पिछले जन्म वाली गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही शाओ की तरह दिखती है। उसके बाद ली अपनी गर्लफ्रेंड यून यून के बारे में सोचने लग जाता है,
लेकिन तभी उसे यान का कॉल आ जाता है, जहाँ पे यान ली से कहती है कि ली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम उसे मना नहीं कर सकते। स्किल दिखाकर चौंका दिया था और फिर वो वहाँ से बाहर आ गया था और फिर ली को यान का फोन आ गया था, जहाँ पे यान कह रहे होते कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, इसलिए मैंने एक पार्टी रखी है जहाँ पे तुम्हें अपने मम्मी पापा को भी लाना है और खुद भी आना है। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगी। जिस पर ली कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। यान कहते है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। और फिर उसके बाद ली फोन रख कर कहता है कि मुझे मिस्टर सेन के घर पर जाना है यंग मास्टर सेन का इलाज करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें यंग मास्टर सेन दिखाया जाता है जो कि ली को बुला रहे होते हैं और फिर वो दोनों हमें एक जगह पर बैठे हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर ली यंग मास्टर सेन की नब्ज चेक कर रहा होता है और फिर कहता है कि यंग मास्टर सेन आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और आप अब गोलियां दवाइयाँ लेना बंद कर सकते हैं और मैंने जो आपको जेड पेंडेंट दिया था उसकी वजह से वो इम्प्योर स्पिरिट आपके आसपास भी नहीं आ सकती, इसकी वजह से अब आप सारे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जिस पर यंग मास्टर सेन कहते कि डॉक्टर ले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात, मैंने ये सुना है कि आप क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा उसमें। जिस पर ली कहता है कि तो फिर ठीक है, जब मैं क्लिनिक ओपन करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर यंग मास्टर सेन कहते हैं कि डॉक्टर ली जबकि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो तो फिर आप जुए खेलने में इंटरेस्टेड होगे। मैं वो वाले जुए की बात नहीं कर रहा, मैं मिनरल स्टोन वाले जुए के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस पर ली हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या जुआ खेलना, वो भी मिनरल स्टोन्स के साथ। उसके बाद यंग मास्टर सेन कहते हैं कि जब जेड स्टोन को माइन किया जाता है तब वो स्टोन जैसी दिखने वाली लेयर से पूरी तरह से लिपटे हुए होते हैं। आप तभी उसका पता लगा पाएंगे यह कीमती है कि नहीं जब आप उसे कट करके ओपन करेंगे। इसी वजह से इसे गैम्बलिंग कहा जाता है, यानी जुआ खेलना, वो भी स्टोन के साथ। आप इस खेल में जीत भी सकते हो या फिर हार भी सकते हो। ली कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस पर एक मास्टर सेन कहते कि डॉक्टर ली क्या आप मेरे साथ वहाँ पे आना पसंद करोगे? क्या पता आप लकी निकले और आपको एक अच्छा सा जेड स्टोन मिल जाए या फिर जेम स्टोन। जिस पर ली अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे है कि मैं एक क्लिनिक खोल पाऊँ, लेकिन मैं इसमें इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मिनरल स्टोन का जुआ खेल के मैं आसानी से और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। फिर एक मास्टर सेन कहते कि आज रात को जेड एग्जीबिशन हॉल में म्यांमार से आए हुए बहुत ज़्यादा मिनरल स्टोन होंगे, क्या आप मेरे साथ आकर वहाँ पे अपना लक ट्राई करना चाहेंगे डॉक्टर ली? जिस पर ली कहता है कि मैं तो जरूर से आऊँगा, लेकिन पहले आपको शांत होना होगा, आपको इतने उतावले होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जेड एग्जीबिशन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल स्टोन रखे हुए होते हैं, जिसे देखकर यंग मास्टर सेन ली से कहते हैं कि डॉक्टर ली ये निंग सिटी का सबसे बड़ा वाला जेम स्टोन एक्सचेंज मार्केट है और यहाँ पे जो मिनरल स्टोन रखे गए हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के। ये पहले से ही तय होता है कि इनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती, हमें अगले सेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन ली कहता है कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें आसपास थोड़ा सा देख लेना चाहिए। जिस पर यंग मास्टर सेन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर लेने दीजिए कि अच्छी क्वालिटी के स्टोन को कैसे पहचानना है और उनमें जेड क्रिस्टल और अच्छी तरह का क्रिस्टल हो सकते हैं या नहीं, ये कैसे ढूंढना है। फिर वो दोनों आजू बाजू घूमने लगते हैं जहाँ पे ली अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे सारे के सारे स्टोन लो क्वालिटी के, मुझे नहीं लगता इनमें से कुछ अच्छे आइटम निकलेंगे। लेकिन तभी ली को एक स्टोन में से बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, जहाँ पे वो कहता है कि ये इतनी इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रही है। जिस पर यंग मास्टर सेन पूछते हैं कि डॉक्टर ली क्या हुआ? जिस पर ली कहता है कि कुछ नहीं, जबकि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ तो मैं एक चीज़ यादगार के तौर पर खरीदना चाहता हूँ। जिस पर यंग मास्टर सेन कहते हैं कि अगर आपको यादगार के तौर पर कोई चीज़ खरीदनी है तो डॉक्टर ली आपको यही से नहीं खरीदनी चाहिए, हम ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर एक अच्छा सा स्टोन खरीद सकते हैं, क्या पता उसमें से एक वैल्यूबल चीज़ बाहर निकल आए। लेकिन ली यंग मास्टर सेन की कोई बात ना सुनते हुए उसी पत्थर को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे उस शॉप का ओनर आ जाता है और कहता है कि तुम खरीदने वाले हो कि नहीं, अगर नहीं तो तुम्हें उसे चुनने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बहुत ज़्यादा महंगे। जिस पर यंग मास्टर सेन कहते हैं कि तुम्हें हमारा आभार मानना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे इस लो ग्रेड के स्टोन की तरफ देख तो रहे हैं। फिर ली कहता है कि मैं इस स्टोन को यादगार के तौर पर ले रहा हूँ। जिस पर वो शॉप का ओनर कहता है कि इसके 500 रुपये लगेंगे।
तभी यंग मास्टर शेन चिल्लाते हुए कहते कि 500 रुपये, इस खराब चीज के लिए, कचरा चीज के लिए कौन 500 रुपये देगा? तुम हमें क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो या फिर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर वो शॉपकीपर कहता है, तो फिर तुम खुद ही क्यों नहीं खदान में जाकर अपने लिए एक कच्चा सा स्टोन ढूंढ के लाते? लेकिन तभी ली बीच में आते हुए कहता है, ठीक है मैं इसे खरीद रहा हूँ, बाद में तुम पछताना मत। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है, ये तो यंग मास्टर शेन है ना? क्या शेन फैमिली का पैसा पूरी तरह से खत्म हो गया है? फिर हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि जियांग ज्वेलरी के यंग मास्टर है, होंग। और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ वहाँ घूमते हुए और लो ग्रेड के स्टोन को खरीदते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई? जिस पर यंग मास्टर शेन कहते कि तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो होंग, तुम्हें क्या पड़ी है कि मैं कहाँ भी जाऊँ और कौन सी भी चीज़ खरीदूँ, तुम्हें उससे क्या? जिस पर वो होंग कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि यंग मास्टर शेन ने क्या चीज़ खरीदी है। और अच्छा, तुमने इस चीज़ को खरीदा है? तुम्हें इस जैसे पत्थर रास्ते के आजू बाजू पड़े हुए मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें ये चुल मची कि यहाँ आकर इतने खराब क्वालिटी के स्टोन को खरीदो। जिस पर यंग मास्टर शेन चिल्लाते हुए कहते कि होंग, हम कुछ भी करें तुम्हें उसमें अपनी नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर होंग कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली में सारे कार्ट डीलर्स भरे पड़े, तो फिर तुम इतना घमंड किस चीज पर कर रहे हो? लेकिन रही बात मेरी, ये जेमस्टोन मार्केट मेरे घर जैसा है, मैं जो चाहूँ वो चीज यहाँ पे बोल सकता हूँ। तुम या किसी से भी पूछ सकते हो, तुमने जो कचरा चीज खरीदी है वो किसी को भी नहीं चाहिए होगी। लेकिन तभी ली यंग मास्टर शेन से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह बात नहीं कर रहे हो, आखिरकार क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? जिस पर यंग मास्टर शेन कहता है कि ये जैंग ज्वेलरी का यंग मास्टर है, हम दोनों एक बार एक साथ मोटर रेसिंग के लिए गए थे, लेकिन मेरी वजह से उसका पैर टूट गया था और वो मुझे उसके लिए जिम्मेदार धरता है। और मुझे ये हमेशा ही लगता था कि मेरी बीमारी का इसके साथ कुछ लेना देना है। लेकिन तभी ली होंग से पूछता है कि क्या तुम्हें सचमुच में गारंटी है कि इस छोटे से पत्थर से कुछ नहीं निकलेगा? जिस पर होंग कहता है कि क्या तुम ये सोचते हो कि इस कचरे से चीज में से जेड निकलेगा? तुम बेवकूफ लूजर कह के, इस तरह का गेम सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, तुम्हारे जैसे किसी नूब के लिए नहीं। लेकिन गाइस, होंग को क्या पता है ली ने अपने कल्टीवेशन के पावर का इस्तेमाल करके क्या चीज़ है उसे पहले से ही पता कर लिया है। तो फिर गाइस आ चुका था जो कि ली के पत्थर की बुराई कर रहा था। जिस पर ली कहता है कि तुम बस पत्थर की लेयर देख कर ही ये कैसे कह सकते हो कि उसके अंदर जो चीज़ निकलेगी उसकी कोई कीमत नहीं होगी? क्या होगा अगर ये सचमुच में कीमती निकले तो? ली की ऐसी बातें सुनकर यंग मास्टर शेन अपने मन में कह दे कि ज़्यादा घमंडी होना अच्छी बात नहीं है, और डॉक्टर ली ने जो स्टोन लिया है वो इतना ज़्यादा कीमती नहीं लग रहा। मैं डॉक्टर ली को समझाते समझाते थक चुका हूँ। उसके बाद होंग ली से कह जाए कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ज़्यादा कीमती स्टोन जो है ना वो अंदर है? मुझे तो तुम एक बेवकूफ़ लगते हो। जिस पर ली कहता है कि जबकि तुम इतना ज़्यादा घमंड दिखा रहे हो तो फिर क्यों ना हम एक शर्त लगा लेते हैं। तभी होंग कहता है कि निंग सिटी में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि मेरे साथ मुकाबला कर सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? उसके बाद हमें बाजू में खड़े कुछ लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़का कहता है कि क्या इस बच्चे के पास दिमाग नहीं है? यह यंग मास्टर होंग के साथ जुआ खेलना चाहता है, वो भी मिनरल स्टोन के साथ। दूसरा बंदा कहता है कि ये अभी अभी नया आया है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखा रहा है कि उसे सब कुछ पता है। फिर होंग ली से कहता है कि जबकि तुम इतना हिम्मत दिखाई रहे हो तो फिर गेम्स के रूल सेट कर लो। इस पर ली कहता है कि तुम अपना एक स्टोन ढूंढ लो और मैं अपना लूंगा, और फिर हम देखेंगे कि किसका स्टोन ज्यादा कीमती है। तभी होंग कहता है कि तुम्हें अपने हाथ में जो स्टोन है उसी के साथ बेट में पार्टिसिपेट करना होगा। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, फिर ये मत कहना कि मैं तुम पर दादागिरी कर रहा था। हम दोनों 3 स्टोन के साथ जुआ खेलेंगे और उनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि किसका स्टोन सबसे ज़्यादा कीमती है। तो फिर इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? जिस पर ली कहता है कि क्या 2 करोड़ रुपए, हमें क्या सचमुच में इतने ज़्यादा पैसों के साथ जुआ खेलना चाहिए? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। फिर होंग कहता है कि जबकि तुम इतने ज़्यादा गरीब हो तो फिर क्यों नहीं तुम यंग मास्टर शेन को अपनी मदद करने के लिए गए थे? और होंग कहता है कि यंग मास्टर शेन, आप उसकी मदद करेंगे ना? यंग मास्टर शेन कहते कि मैं भी इस जुए में पार्ट लूंगा। ली कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मेरे और होंग के बीच की बात है, इसका शेन फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यंग मास्टर शेन गुस्से में कहते हैं कि डॉक्टर ली, आप वो हो जिसने कि मेरी जान बचाई, मैं कैसे देख सकता हूँ कि कोई दूसरा आपका मजाक उड़ाए? जिस पर होंग कहता है कि तो फिर ठीक है, हम 1 घंटे में स्टोन रिवीलिंग हॉल में मिलेंगे। और यंग मास्टर शेन
3 मिनरल स्टोन जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से कम हो वही आप खरीद सकते हैं, और जो हारेगा उसे जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देना होगा। और ऐसा कहकर हॉन्ग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ली और शेन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली कह रहा होता है कि यंग मास्टर शेन, हम जल्दी से जाकर स्टोन चूज कर लेते हैं। जिस पर शेन कहता है कि डॉक्टर ली, आप सारी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। आपने जो स्टोन लिया है उसे हमें 3 में से एक स्टोन के तौर पर रखना होगा। आप यहाँ पे पहली बार आए हो, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं दूंगा। मुझे और 2 स्टोन को लेना है जो कि हॉन्ग के स्टोन से ज्यादा कीमती हो। फिर हमें ली का सीन दिखाई देता है, जो कि शौक होते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इसे मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यंग मास्टर शेन अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जबकि डॉक्टर ली को ये पता नहीं कि कैसे अच्छी क्वालिटी का स्टोन को ढूंढना है, इसलिए अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। लेकिन मैं भी इस फील्ड में नया नया आया हूँ, लेकिन हॉन्ग को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, इसलिए हमारे जीतने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट सीन में हमें वो दोनों आगे जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ली अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे स्टोन अपनी क्वालिटी के अनुसार अलग अलग जगह पे रखे गए थे। हम पहले जिस जगह पे थे वहाँ पे सारे स्टोन खराब क्वालिटी के और रिजेक्टेड थे, और वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने इमॉर्टल स्पिरिट QI को कल्टिवेट किया है वही लोग इस जैसे पत्थर में स्पिरिट एनर्जी सेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेन और ली नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके थे, जहाँ पे हाई क्वालिटी के स्टोन रखे हुए थे। जहाँ पर यंग मास्टर शेन एक स्टोन को उतारते हुए कहते कि इसकी लेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्मूथ और डेंस है। अगर इस पत्थर को हम तोड़ के देखें तो इसमें से रेड जेड या फिर ग्रीन जेड निकल सकता है। उसके बाद वहाँ पे खड़ा मिनरल स्टोन बेचने वाला कहता है कि इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, इसमें कम ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि एक पत्थर की कीमत इतनी कैसे है, लेकिन इस पत्थर में से जो जेड निकलते हैं उनकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, इस वजह से ये पत्थर इतने महंगे होते हैं। फिर हमें ली दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि एक मास्टर है ना, आप इतनी जल्दी मत कीजिए, हमें पहले ये ध्यान से देख लेना चाहिए कि इस पत्थर में कुछ खास हो सकता है या नहीं। फिर ली अपने मन में सोचते हुए कहते कि मुझे इस मिनरल स्टोन में से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा। फिर वो शॉपकीपर ली से कहता है कि मेरे भाई, क्या तुम्हें मिनरल स्टोन के बारे में समझ भी आता है क्या? मैं इन पत्थरों को बहुत ज्यादा सालों से बेचते आ रहा हूँ, और तुम पहले हो कि जिसने ऐसा कहा है। तुम जरा उस मिनरल स्टोन के कलर की तरफ तो ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का है। और तुम कैसे कह सकते हो कि इस स्टोन में क्रैक पड़े हुए हैं? क्या तुम सचमुच में इसे खरीदने वाले हो या नहीं? अगर नहीं तो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हॉन्ग आ जाता है, और उसने साथ अपने फैमिली का एल्डर भी आया हुआ होता है, जो कि मिनरल स्टोन को पहचानने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। जो कि कहता है कि ये मिनरल स्टोन बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका बहुत ज्यादा अच्छा शेड है, इसमें से रेड जेड निकल सकता है, जो कि इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए हो सकती है। जिसे सुनकर यंग मास्टर शेन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसे जल्दी से जल्दी खरीद लूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हॉन्ग शेन के हाथों से उस पत्थर को छीनते हुए कहते हैं कि मैं इसे ले रहा हूँ, और फिर उस शॉपकीपर के सामने अपना कार्ड फेंकते हुए कहता है कि मैं एक कार्ड तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे इसमें से निकाल लो। लेकिन गाइस, हॉन्ग को क्या पता कि स्टोन में से कुछ नहीं निकलेगा, वो पूरा का पूरा खाली निकलेगा, जिसे कि ली ने पहले से ही देख लिया है। तो गाइस, वीडियो से वो मिनरल स्टोन को ले लिया था, जिस पर यंग मास्टर शेन कहते कि हॉन्ग, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? उस स्टोन को मैंने पहले देखा था। जिस पर हॉन्ग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? जो पहले पैसे देता है उसी को पहले सारी चीजें मिलती है, ये तुम्हें पता नहीं क्या? यंग मास्टर शेन हॉन्ग से कहते कि ये तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। हॉन्ग कहता है कि तुम एक लूजर की तरह बात कर रहे हो, मैंने तो तुमसे ये ले लिया, अब तुम क्या करोगे? उसके बाद यंग मास्टर शेन तुम कम्युनिकेट के एक गाली दे देते हुए पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन ली बीच में आते हुए कहता है कि तुम शांत हो जाओ, हमारा टाइम खत्म होने वाला है और हमें 2 स्टोन भी ढूंढने हैं। जिस पर यंग मास्टर शेन कहता है कि ये स्टोन सबसे बेस्ट था 2 करोड़ रुपए के अंदर, जो कि हम हॉन्ग के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। ली कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस स्टोन के अंदर कुछ ना हो और वो ज्यादा कीमती ना निकले। जिस पर यंग मास्टर शेन कहते हैं कि डॉक्टर ली,
मैंने आपको ये समझा था कि आप सारे काम सही तरह से करता है, ना कि भावना में बेकर कुछ भी कदम उठा लेता है। छोड़ो, जाने दो। ये सारे 2 करोड़ रुपए आपने जो मेरा इलाज किया उस पर खर्च हो गए, ऐसा समझ लूंगा मैं। नेक्स्ट सीन में हमें 1 घंटे बाद स्टोन रिवीलिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग आ चुके होते हैं। तभी होंग कहता है कि मैंने ये सोचा था कि तुम दोनों इतने घबरा जाओगे कि यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करोगे, लेकिन तुम दोनों में थोड़ी सी तो हिम्मत बाकी है, ऐसा लग रहा है मुझे। और फिर ली से कहता है कि अरे अभी भी तुम यही पत्थर हाथ में उठाए रखे हो जो कि तुमने 500 रुपये में खरीदा था। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने चुपचाप उसे बदल दिया होगा। जिस पर ली कहता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर कोई कीमती चीज है या नहीं। और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि पहले जो उन्होंने स्टोन लिया उसे छोड़ दे तो बाकी दोनों स्टोन बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी के। ऐसा लग रहा है कि इस एल्डर को बहुत ज्यादा नॉलेज है। फिर रोंग कहता है कि चलो पत्थरों की काटने की तैयारी शुरू करो। और फिर यंग मास्टर शेन और ली से कहता है कि तुम दोनों भी अपने पत्थर यहाँ पे रखो। पहले हम मेरे एक स्टोन को खोलेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे एक स्टोन को ओपन करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली और शेन भी अपने स्टोन वहाँ पे रख देते हैं। फिर हमें यंग मास्टर शेन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अगर ये पता होता कि आज ऐसा होने वाला है तो मैं डॉक्टर ली को यहाँ पे कभी नहीं लाता। फिर स्टोन कट करने वाला बंदा एक पत्थर को उठा लेता है और कहता है कि मैं अभी इस पत्थर को काटने वाला हूँ। और फिर वो पत्थर कटा हुआ दिखाया जाता है जिसके अंदर की ग्रीन जेड होता है। और फिर वो स्टोन कट करने वाला कहता है कि ये तो एक क्वांटेंशियल लाइट ग्रीन जेड है। और कहता है कि यंग मास्टर होंग आपके पास बहुत ज़्यादा लक है। उसके बाद होंग कहता है कि कभी जीत होती है कभी हार होती है, इसी वजह से तो मेरा ब्लड फ्लो होते रहता है, लेकिन ये कितना मजेदार है खुद को जीतते हुए देखना। और फिर ली से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इडियट कहीं के, क्या तुमने देखा इसे कहते मिनरल स्टोन पे जुआ खेलना। फिर हमें ली और यंग मास्टर शेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर शेन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बहुत बुरा है, मैं पहले से ही मिनरल स्टोन के जुए में बहुत ज़्यादा खराब हूँ, हमने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी। अगर हम आज यहाँ पे हारे तो हमारी शेन फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है और हमें बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और डॉक्टर ली ऐसा दिखा रहा है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। मैं बता सकता हूँ कि डॉक्टर ली का पैसा इसमें नहीं लगे, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा शांत है। फिर ली कहता है कि यंग मास्टर शेन अब हमारी बारी है। फिर हमें कटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ होता है जिसे काटने के बाद उसमें से भी ग्रीन जेड निकलता है। और फिर वो स्टोन कट करने वाला कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, यह भी एक क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड है। फिर शेन ली से कहता है कि डॉक्टर ली जो मैंने स्टोन लिया है वो बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल होंग की तरह ही है। अगर अगला वाला भी इसी तरह निकला तो हम शायद से जीत सकते हैं। मैंने वो बाकी के बचे 2 स्टोन बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह से उठाए हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि होंग के खिलाफ जीतने के लिए हमारे पास एक और मौका है। फिर हमें होंग का सीन दिखाया जाता है जो कि ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं इस पर यकीन ही नहीं कर सकता, बिजली बार बार कैसे एक ही जगह पर गिर सकती है। तो गाइस होंग का कहने का ये मतलब है कि स्टोन में से लगातार ग्रीन जेड कैसे निकल सकते हैं। और फिर होंग स्टोन कट करने वाले को कहता है कि इसे भी काट दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस स्टोन्स में से भी एक ग्रीन जेट निकला होता है जहाँ पे वो स्टोन कटर वाला आदमी कहता है कि यंग मास्टर होंगे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपके स्टोन में से एक और क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड निकला है, जिसे देखकर यंग मास्टर शेन हैरान हो जाता है और कहता है कि हमारे जीतने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। अगर होंग का तीसरा स्टोन भी ग्रीन जेड निकला तो हम पक्का हार जाएंगे, लेकिन वो तीसरे वाला स्टोन होंग ने मेरे हाथों से ही चुराया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टोन कट करने वाला आदमी होंग का तीसरा स्टोन भी स्टोन कटर में डाल देता है और स्टोन कटने के बाद स्टोन की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो गाइस वीडियो होता है स्टोन कटिंग एरिया में पहुंच चुके थे जहाँ पे स्टोन कट करने वाले आदमी ने 3 स्टोन काटे थे, जिसमें से 2 ग्रीन जेड होंग के निकले थे और एक शेन का निकला था। फिर उस स्टोन कट करने वाले आदमी ने जैसे होंग की बारी खत्म हुई थी वैसे ही यंग मास्टर शेन का स्टोन कट करने वाली मशीन में डाल दिया था, लेकिन वो स्टोन कट करने वाला आदमी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, स्टोन पूरी तरह से खाली है। जिसे सुनकर यंग मास्टर शेन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में कहता है कि मैं खत्म हो गया, मेरा सारा पैसा चल गया, मेरे 2 करोड़ रुपए चले गए। और ऐसा कहकर शेन चक्कर खाकर नीचे गिरने वाला था कि ली उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, हमारे पास एक और स्टोन बचा है।
जिस पर शेन कहता है कि ये तो आपका स्टोन है ना, मुझे नहीं लगता उसमें से कुछ खास चीज निकलेगी। और फिर कहता है कि डॉक्टर ली, क्या आप हार नहीं मानना चाहते? जिस पर ली कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मेरा भरोसा करो। जिस पर शेन अटकते हुए कहता है कि मैं भरोसा। फिर वहाँ पे होंग आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर शेन, क्या तुम्हें अभी भी आगे बढ़ना है? मेरे पास पहले से ही क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड है, वो भी 2। और क्या पता मेरे आखिरी वाले बचे स्टोन में से एकदम चमकदार जेड्स का राजा निकले। मेरी जीत पक्की हो चुकी है पहले से ही। जिस पर ली कहता है कि हम तो इस खेल को जरूर से आगे खेलेंगे, अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ने इसे जीता है। जिस पर होंग हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हारने से डर नहीं लगता और अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो शौक से आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्टोन कट करने वाला होंग का तीसरा स्टोन उस स्टोन कटर मशीन में डाल देता है और होंग उस स्टोन कट करने वाले आदमी से पूछता है कि क्या इसमें बढ़िया चीज है कोई, क्या इसमें किंग ऑफ जेड्स है? फिर उसकी नज़र स्टोन की तरफ जाती है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ बाहर से ही ग्रीन दिखा रहा है, अंदर से पूरी तरह से खाली है। फिर हमें वो मिनरल स्टोन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से आम से पत्थर की तरह दिख रहा होता है। जिस पर यंग मास्टर शेन होंग से हंसते हुए कहते हैं कि अरे तुमने तो 1 करोड़ रुपए एक आम से पत्थर पर खर्च कर दिए, और ये अच्छी बात ये थी कि इसे मैंने नहीं खरीदा था। लेकिन होंग किसी की बातों पर यकीन नहीं करते हुए कहते कि मैं किसी पर यकीन नहीं करता, इस पत्थर को फिर से काटो। हाँ हाँ, काटते रहो, इस बार इसमें से कुछ अच्छी चीज तो जरूर से निकलेगी। फिर हमें एक मास्टर शेन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं खत्म हो गया, होंग के तो तीनों के तीनों स्टोन अच्छे हैं, हम तो पहले से ही हार चुके हैं। जिस पर ली कहता है कि हमें इतनी जल्दी किसी भी चीज पर यकीन नहीं करना चाहिए, पहले हमें देख तो लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें स्टोन कट करने वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि स्टोन की कोई कीमत नहीं है, ये तो एक कचरा चीज है। फिर होंग अपने एल्डर पर गुस्सा होते हुए कहता है कि एल्डर, ये क्या बात है, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपके कहने पर 1 करोड़ रुपए एक ऐसे स्टोन पर लगाए जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो बिल्कुल ही एक आम पत्थर है। उसके बाद हमें यह शेन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि तो ये सचमुच में कुछ काम का नहीं है। अच्छी बात ये है कि इसे मैंने नहीं खरीदा था, डॉक्टर ली ने ही मुझे इस स्टोन को खरीदने से मना किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ली को ये पहले से ही पता था कि ये कुछ काम का नहीं है? उसके बाद हमें फिर से होंग दिखाया जाता है जहाँ पे वो एल्डर कह रहा होता है कि यंग मास्टर, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं हर बार एक अच्छे स्टोन को नहीं पहचान सकता। और यंग मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, हम हारने नहीं वाले। कोई बात नहीं अगर ये स्टोन खाली निकला, लेकिन हमारे पास पहले से ही 2 स्टोन है जिसके अंदर ग्रीन जेट निकले। फिर होंग शेन से कहता है कि यंग मास्टर शेन, टाइम हो चुका है कि तुम अपनी हार मान लो। लेकिन तभी ली बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि अरे यार, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम, हमारे पास अभी भी एक स्टोन बचा हुआ है, तुम सवाल खत्म होने से पहले ही किसी जवाब पर मत पहुंचो। फिर हमें होंग दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि ये 500 रुपये वाला स्टोन मेरे 2 करोड़ रुपए वाले स्टोन के साथ बराबरी करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें स्टोन कट करने वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि उबासी लेते हुए कहते हैं कि अरे यार, क्या दिन आ चुके हैं, मुझे अब ऐसे 500 रुपये वाले फालतू स्टोन को भी कट करना होगा। उसके बाद हमें शेन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि डॉक्टर ली का कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी होंग कहता है कि क्या तुम भी उस बेवकूफ़ बच्चे की तरह हरकतें करने वाले हो? क्या तुम ये सोचते हो कि उस कचरे जैसे स्टोन की कुछ कीमत भी हो सकती है? उसके बाद हमें उस स्टोन कट करने वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टोन है। फिर हमें होंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे एक 500 रुपये वाले स्टोन की कुछ कीमत भी हो सकती है। और फिर वो शेन से कहता है कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हारा वो 500 रुपये वाला कचरा स्टोन मेरे क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड की बराबरी भी कर सकता है? जिस पर ली कहता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर इंतजार तो करो। तभी वहाँ पे खड़े लोग ली से हंसते हुए कहते कि इतने बेवकूफ़ मत बनो, 500 रुपये वाले स्टोन कैसे क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड की बराबरी कर सकता है? और वहाँ पे खड़ा दूसरा आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, ये दोनों बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। तभी हमें वो स्टोन दिखाई जाता है जो कि बिल्कुल ही ग्रीन जेड की तरह दिख रहा होता है। और वो स्टोन कट करने वाला आदमी कहता है कि ये एक एवरेज है, यानी कि एक नॉर्मल ग्रीन जेड निकला है इसके अंदर।
और वो आगे कहता है कि लेकिन फिर भी इसकी कीमत 500 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और फिर वो ली से कहता है कि मैं यही कहूँगा कि तुमने जो 500 रुपये इस पर खर्च किए वो तुम्हारे पूरी तरह से वसूल हो चुके हैं। फिर हमें यंग मास्टर शेन का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इसमें और क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन तभी होंग शेन से कहता है कि यंग मास्टर शेन अब आपके पैसे देने के बारे है, जैसा कि आप शर्त हार ही चुके हो। फिर हमें ली दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं हारूंगा नहीं। और ऐसा कहकर वो कटे हुए स्टोन को एक दूसरे पर रगड़ने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि ली के रगड़ने की वजह से वो स्टोन पूरी तरह से शाइन करने लग जाता है। और फिर ली कहता है कि जरा इस स्टोन को पास से तो देखो और फिर बताओ कि कौन इस मैच को जीता है। आई मीन जुए को। लो लेवल का ग्रीन जेड निकला था, लेकिन ली कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं। और ऐसा कह के वो उन दोनों कटे हुए स्टोन को एक दूसरे पर रगड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसमें से ओरिजिनल रेड जेड निकलता है, जिसे देखकर वो स्टोन कट करने वाला कहता है कि ये तो ब्लड जेड है, ये तो एक रेड ब्लड जेड है। जिसे देखकर होंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या क्या एक ब्लड जेड। और होंग के साथ वाला एडर कहता है कि कैसे एक 500 रुपये वाले स्टोन में से एक रेड ब्लड जेड निकल सकता है। तभी हमें वही बंदी दिखाई जाते हैं जिन्होंने कि पिछले एपिसोड में ली का मजाक उड़ाया है। उनमें से एक बंदा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसका लक इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। और वो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका लक नहीं कुछ और ही है। फिर ली कहता है कि एक रेड ब्लड जेड की कीमत आराम से 10 करोड़ के ऊपर निकल जाती है। तो फिर मुझे ये बताओ यंग मास्टर होंग कि कौन यहाँ पे विनर है और कौन लूजर है। तभी भीड़ में से एक आदमी आ गया तो ये कहता है कि रुको जरा, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा तुम्हारे उस ब्लड जेड के लिए। तभी वहाँ पे का दूसरा आदमी कहता है कि क्या सिर्फ 5 करोड़ रुपए, वो भी एक रेड ब्लड जेड के लिए? क्या तुम्हें अक्ल बिक्कल है कि नहीं? और फिर वो कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा तुम्हारे उस ब्लड जेड के लिए। फिर हमें एक मास्टर शेन का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हम इतने आसानी से जीत गए। किसे पता था कि डॉक्टर ली ने जो स्टोन 500 रुपये में खरीदा था वो रेड ब्लड जेड निकलेगा। उसके बाद फिर से वही आदमी कहता है कि मैं तुम्हें 120 मिलियन दूंगा, यानी कि 12 करोड़ रुपए। और उसके ऊपर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में झाड़ फूक करने वाला आदमी बनाऊंगा, यानी कि ली को अपनी कंपनी में काम देकर ऐसे ही बहुत ज़्यादा रेड जेड ढूंढने का काम। फिर से वही आदमी कहता है कि छोड़ो जाने दो, तुम 5 करोड़ रुपए इसी रेड जेड से कमा रहे हो। जिस पर ली कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही इस रेड ब्लड जेड को बेचना नहीं चाहता। और फिर होंग से कहता है कि यंग मास्टर होंग, हमारे बीच जैसे कि 2 करोड़ रुपए की शर्त लगी थी, अब तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दोगे। तभी हमें शेन दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि होंग, तुम्हारे पास पैसे तो है ना, 2 करोड़ रुपए इतनी कम रकम नहीं है, क्यों नहीं तुम अपने पापा के पास जाकर पैसे के लिए पूछ लो। जिस पर होंग कहता है कि तुम इतना घमंडी मत बनो, इस बार तुम लकी निकल गए, बस इतनी सी बात है। और फिर थरथराते हुए हाथों से अपना कार्ड देते हुए कहता है कि ये बस 2 करोड़ रुपए है, ऐसी बात नहीं कि मैं ये पैसे दे नहीं सकता। और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। ली अपने मन में सोचने लगता है कि अब मेरे पास मेरा क्लिनिक ओपन करने के लिए पैसे आ चुके हैं। तभी शेन ली से पूछता है कि डॉक्टर ली, क्या आपको पहले से पता था कि उस स्टोन के अंदर क्या है? जिस पर ली हल्का सा खांसता है, जहाँ पे शेन समझ जाता है कि ली का क्या मतलब है। और वो अपने मन में कहने लगता है कि मेरे अलावा डॉक्टर ली के स्किल के बारे में किसी को नहीं पता, और ये चीज़ मैं किसी और को पता नहीं लगने दे सकता। इसकी वजह से डॉक्टर ली को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिर ली शेन से कहते हैं कि मुझे इस स्टोन की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसे रख सकते हो। जिस पर शेन हैरान होते हुए कहता है कि क्या आप मुझे ये दे रहे हो? डॉक्टर ली, अगर आप इस रेड ब्लड जेड को ऑक्शन में बेचो तो ये आराम से 20 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा, और इसकी मदद से अगर अच्छा सा हार या फिर ड्रिंक बनाएगी तो ये आराम से 100 करोड़ रुपए में बेच सकते हैं। और आप मुझे ये रेड ब्लड जेड ऐसे ही फ्री में देना चाहते हो? जिस पर ली कहता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए। और अपने मन में कहने लगता है, मैं तो कल्टीवेटर आदमी हूँ, आराम से ऐसे 10 टन निकाल सकता हूँ। शेन कहता है कि लेकिन फिर भी डॉक्टर ली, मैं इस ब्लड जेड को ले नहीं सकता, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो कि ज्वेलरी के बिजनेस में है, अगर आप उसे ब्लड जेड बेचेंगे वो आपको एक अच्छी कीमत दे सकता है। जिस पर ली ब्लड जेड शेन को देते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, हम यही करते हैं, तब तक के लिए तुम इस जेड को अपने पास सुरक्षित रखना।
फिर शेन कहता है कि डॉक्टर ली आप मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, लेकिन मैंने आपकी स्किल पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि डॉक्टर ली, क्या आप सचमुच में एक स्टोन को देखकर बता सकते हो कि वो कीमती होगा या नहीं? जिस पर ली कहता है कि कमी आ जा, जिसका मतलब तुम्हें ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखनी है। फिर शेन कहता है कि डॉक्टर ली आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं मेरे फ्रेंड से जल्दी कांटेक्ट करूँगा ताकि आप जल्दी से जल्दी उससे मिल सको। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली कार में बैठ चुका होता है जहाँ पे शेन ली को बाय कर रहा होता है। उसके बाद हमें ली गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मेरे पास इतना पैसा आ चुका है कि मैं अब अपना क्लिनिक ओपन कर सकता हूँ। भाड़े पे लेने से अच्छा मैं एक अच्छी जगह खरीद ही लूँ, ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। और उस जगह को डेकोरेट कैसे करना है ये मैं बाद में सोचूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें ली का घर दिखाया जाता है। ली का घर यानी उसके मम्मी पापा का घर। इस बार ली अपने मम्मी पापा से मिलने आया है, ना कि सास ससुर के घर। फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा ली से कह रहे होते कि क्या तुम्हें एक क्लिनिक ओपन करना है? तभी ली कहता है कि मैंने एक जगह पहले से ही खरीद रखी है, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ और रेनोवेशन भी चालू नहीं हुआ अभी तक। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड वाले कुछ लोगों को जानते होगे ना? जिस पर ली के पापा ये कहते कि ली रेनोवेशन का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और ये देखना कि तुम्हारा फ्यूचर क्लिनिक कैसा दिखेगा। फिर ली कहता है हाँ, एक बात मैं तो आपको बताना भूल ही गया, कल ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, इसलिए यान ने आप सबको खाने पर बुलाया है। तभी ली की माँ किचन में से आते हुए कहते कि हाँ ठीक है, तुम चले जाओ और डिनर तक वापस आ जाना। जिस पर ली कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब था कि यान ये चाहती है कि दोनों फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाए। ली की बातें सुनकर ली के मम्मी पापा दोनों हैरान हो जाते हैं। ली के पापा कहते हैं कि क्या वो चाहते हैं कि हम दोनों वहाँ पे जाए? ली की माँ कहती है कि हमें मना करना होगा, हम नहीं आ सकते। जिस पर ली कहता है कि यान और मैंने एक दूसरे से इस पर बात की थी, हम सब साथ में जाने वाले हैं। मैं पहले शेन फैमिली में जाने वाला हूँ कल सुबह तक, और फिर मैं आप दोनों को लेने के लिए आऊँगा। जिस पर ली की माँ परेशान होते हुए कहते कि यान और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है ना? ली कहता है कि मॉम, हमारे दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आपको यान और मेरे लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ली के पापा कहते कि ठीक है ली, हम सब साथ में कल वहाँ पे जाएंगे, तुम कोई भी डिसीजन लो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा, अगर बात दिवस तक चल जाए तब भी। तभी ली की माँ ली के पापा को मारते हुए कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपने बेटों को ये क्या चीज़ें सिखा रहे हो। और फिर कहती कि ली अपने पापा की बात मत सुनो, यान बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, अगर तुम दोनों में झगड़ा हो जाए तो तुम दोनों बातचीत करके सुलझा सकते हो, तुम्हें किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिया में उसके कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि इन 2 सालों में जियांग फैमिली ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। जियांग फैमिली यानी कि यान की फैमिली। और फिर वो यान के बारे में सोचता है कि डिवोर्स लेना या ना लेना ये सब यान के हाथ में है। तो गाइस वीडियो होता है, आपने उन दोनों को खाने पे इनवाइट किया ये कहा था, और फिर उसने ये कहा था कि मैं शेन के घर थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद ली शेन को फोन करते हुए कहता है कि यंग मास्टर शेन, क्या तुम्हारी अपने दोस्त से बात हुई? जिस पर शेन कुछ कहता है, जिस पर ली कहता है कि हाँ हाँ समझ गया, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें वान ज्वेलरी दिखाई जाती है जहाँ पे शेन कह रहा होता है कि मेरा दोस्त वान चाओ यंग मास्टर है वान ज्वेलरी का, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए हमें उससे बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने उसे कल के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी, जिस पर वो जल्दी से तैयार हो गया था, और वो चाहता है कि मैं आपको उससे मिला दूँ, आई मीन एक दोस्त की तरह। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों आ चुके होते हैं। वहाँ पे शेन कहता है कि मैंने अभी अभी मेरे दोस्त को कॉल किया है, वो हमसे मिलने के लिए जल्दी से यहाँ पे आने वाला है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ली कुछ और ही सोच रहा होता है कि इस कंपनी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड जेड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मुझे इन्हें ब्लड जेड बेच देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शेन का दोस्त यानी कि यंग मास्टर वान ज्वेलरी वान शाओ वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि 500 रुपये का स्टोन खरीदना और उसके अंदर से ब्लड जेड निकलना, इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और फिर कहता है कि मैं और शेन बहुत ही सालों से दोस्त थे और उसी के कारण मेरा इतना सौभाग्य हुआ कि मैं आपसे मिल पाया मिस्टर ली। जिस पर ली कहता है कि यंग मास्टर वान, आपको मेरे साथ इतनी सम्मानपूर्वक बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपना ब्लड जेड बेचने के लिए आया हूँ। यंग मास्टर वान से कहते हैं कि इसे लो और अच्छी तरह से देख लो। फिर यंग मास्टर वान उस बॉक्स को ले लेता है और फिर उसे ओपन करने के बाद ब्लड जेड की तरफ देख कर कहता है कि
ये तो इसका शेड, इसका टेक्सचर, इसका टाइप, ये तो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। यह एक ऐसा ट्रेजर है जिसे कि तुम कितने भी ज़्यादा अमीर हो लेकिन फिर भी उसे तुम खरीद नहीं सकते। और फिर यंग मास्टर ऑन एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मिस्टर ली, क्या सचमुच में आप इस ब्लड जेट को वॉन ज्वेलरी को बेचना चाहते हो? जिस पर ली कहता है कि क्या तुम पागल जैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पे इसीलिए लाया हूँ कि ताकि मैं इसे बेच सकूँ, क्या तुम थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? और फिर ली की ऐसी बातें सुनते हुए वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये ब्लड जेट बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर हमने इसे एक खास मूर्ति पर लगा दिया तो ये हमारी फैमिली का खास ट्रेजर बन सकता है। और फिर यंग मास्टर ऑन ली से कहता है कि मिस्टर ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ली कहता है कि तुम जरा इस ब्लड जेट की तरफ ध्यान से देखो। तभी हमें उस ब्लड जेट का क्लोजअप दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि वो आम ब्लड जेट से बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि उसके अंदर दिल की धड़कन है। जिसे सुनकर यंग मास्टर वन कहता है कि ये क्या है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर पा रहा हूँ कि इस ब्लड जेट के अंदर एक दिल है जो कि धड़क रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जान है? तभी ली कहता है कि क्या तुमने कभी जेड स्पिरिट के बारे में सुना है? जिस पर शेन कहता है कि डॉक्टर ली, आपका क्या मतलब है? क्या आपका यह मतलब है कि ये ब्लड जेड एक जेड स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुका है? जिस पर ली कहता है कि एक आम से जेड को ब्लड जेड बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसे पहले ग्रेनाइट में कवर होने के बाद उसे बहुत ज़्यादा इंसेंस कलेक्ट करना पड़ता है। फिर अगर एक ब्लड जेट तैयार होता है और उसे किसी ने खोद कर बाहर नहीं निकाला होता है तो ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करना जारी रखता है और आसपास से स्पिरिचुअल एनर्जी जमा करने के बाद वो स्पिरिचुअल एंटिटी बन जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि उसके उसके अंदर दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाती है। जिस पर यंग मास्टर शेन शॉक होते हुए कहता है कि इसका क्या मतलब है कि ये ब्लड जेड एक ह्यूमन बन जाएगा, यानी कि इंसान। जिस पर ली कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक ब्लड जेड हमेशा ब्लड जेड ही रहेगा, लेकिन आम ब्लड जेड से हटकर उसके अंदर कुछ अलग सी खासियत होगी। और अगर इस ब्लड जेड को तुम 3-4 सालों तक अपने पास रखोगे तो ये ह्यूमन के शेप में आने लगेगा लेकिन इंसान नहीं बनेगा। और फिर ये तुम्हारी बॉडी को स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से फायदा पहुंचाने लगेगा। तभी यंग मास्टर वन कहता है कि ये जेड स्पिरिट है। तब भी क्या मिस्टर ली, आप ये मुझे बेचना चाहते हो? और फिर कहता है कि डॉक्टर ली, मुझे आपकी स्किल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको इसके बदले 100 करोड़ रुपए दूंगा। जिस पर शेन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 100 करोड़ रुपए? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सभी यंग मास्टर वन कहता है कि मैंने अभी ख़त्म नहीं किया, ये सिर्फ 100 करोड़ रुपए नहीं है, इसके ऊपर मैं एमरल्ड क्रिस्टल जेड देना चाहता हूँ। शुरुआत में मैं तो इस एमरल्ड जेड क्रिस्टल को हमारे कंपनी के राजाओं वाले ताज में लगाने वाला था, लेकिन अब मेरे पास ये ब्लड जेड है तो मुझे उस एमरल्ड क्रिस्टल जेड की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर यंग मास्टर शेन कहता है कि अब कुछ बात हुई ना, इसे कहते हैं अच्छी डील। फिर यंग मास्टर ऑन कहते हैं कि अगर डॉक्टर ली आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप हमारी कंपनी के लिए एप्रेसर के तौर पर काम करेंगे? तो गाइज मैं आपको एप्रेसर का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब यह है कि ली इनके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे जेड क्रिस्टल ढूंढ के लाएगा। और यंग मास्टर ऑन आगे कहता है कि और सैलरी होगी 1 साल के 50 करोड़ रुपए। क्या सोचते हो आप डॉक्टर ली इसके बारे में? जिस पर ली कहता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरों के अंडर रहकर काम करने की आदत नहीं है। जिस पर यंग मास्टर वन कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था मिस्टर ली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप महीने में कभी कभार यहाँ पे आकर हमारे जेमस्टोन की तरफ देख लिया कीजिए, जिससे कि हम अच्छे या बुरे की पहचान कर सके। और तो और आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको कभी भी जेमस्टोन की ज़रूरत पड़े तो हम आपको फ्री में देने के लिए तैयार है, अगर आप इसके लिए हाँ करते हो तो। जिस पर लिखा जाए कि ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे मेरी ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पे ना आ पाऊँ, क्योंकि मैं किसी और मैटर में बिजी रह सकता हूँ। तभी यंग मास्टर वन कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप यहाँ पे आकर जेमस्टोन की तरफ देख सके। जिस पर लिखा है कि तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मेड वहाँ पे एक कार्ड और एक जेमस्टोन ले आती है। वहाँ पे यंग मास्टर वन कहता है कि यह एक एमरल्ड क्रिस्टल जेड है जो कि हमारी कंपनी का क्राउन ज्वेल बनने वाला था। आप इसे एक बार खोल कर अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर ली उस बॉक्स को खोल लेता है और उसकी तरफ ध्यान से देखने लग जाता है
और तभी यंग मास्टर वॉन ली को एक कार्ड देते हुए कहते हैं कि यह एक हमारा प्रीमियम कार्ड है और जब तक ये कार्ड आपके पास है तब तक आप हमारी कंपनी में से कोई भी जेम स्टोन ले सकते हैं और आपको कभी भविष्य में एक रिंग नेकलेस वगैरह की जरूरत पड़ी तो आपको पता है कि आपको कहाँ पे आना है, यानी कि आपको हमारे पास से रिंग नेकलेस ज्वेलरी सारी चीजें मिल सकती है। जिस पर लिखे थे कि जबकि यंग मास्टर वन आप इतना जोर दे ही रहे तो मैं सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे शेन ली से कह रहा होता है कि डॉक्टर ली क्या सचमुच में जेड स्पिरिट इतनी ज़्यादा कीमती होती है। जिस पर ली कहते हैं कि ये सच है और मुझे जल्दी से मेरे घर तक छोड़ दो, मुझे ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए रेडी होना है। हाँ, और एक और बात कि मेरे लिए एक ऐसी कार लाना जो कि महंगी हो और बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, जिसके अंदर की 4 से 5 लोग आराम से बैठ सके। नेक्स्ट सीन में हमें ली का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी फैमिली इतनी अच्छी कार को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि ली ये कार तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। ली की माँ कहती है कि कम से कम इस कार को लेने के लिए 10 लाख रुपए लगे होंगे। जिस पर ली कार के अंदर से चिल्लाते हुए कहता है कि इस कार की कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा है और हमें जल्दी से जाना होगा, हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली और उसकी फैमिली रॉयल पीक होटल पर पहुंच चुके होते हैं। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी ली के ससुर से कह रहा होता है कि तुम बकवास करना बंद कर दो, मैंने हम सब के लिए एक बड़ा सा टेबल बुक करके रखा है, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन फिर भी बैठ जाओ। तभी वहाँ पे ले आ जाते हैं और कहते कि यहाँ पे बैठने के लिए और जगह क्यों नहीं है और हम क्यों दूसरों के साथ ये टेबल शेयर कर रहे हैं, यानी कि टेबल बांट रहे हैं। जिस पर यान कहती कि ली हमने जो टेबल बुक किया था वो किसी और ने ले लिया और अंकल जैंग जो है ना वो उनके फैमिली के साथ यहाँ पे लंच करने आए, हमें भी तो लंच करना है इसलिए हम भी यहाँ पे कैसे ना कैसे कर कर बैठ जाते हैं। जिस पर लिखे जाए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे फिट नहीं हो पाएंगे, यानी कि इतनी कम जगह पे हम सारे लोग बैठ नहीं पाएंगे। तभी वो आदमी ली की तरफ देखते हुए कहता है कि भिखारी लोग यहाँ पे फ्री का खाना खाने के लिए आ चुके हैं और अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो तुम क्यों ना खड़े रहकर खाना खाते बिल्कुल भिखारियों की तरह। बाय।